हेलो यूपीएससी पीएचडी स्टूडेंट, नमस्कार। मैं दिलीप शुरू से एवं राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 1781 का संशोधन अधिनियम। कल कल के पीरियड में हमने देखा था 1773 का अधिनियम। उसके बाद लगभग 8 साल तक वो अधिनियम चला। ब्रिटिश कंपनी की ओर से एवं काउंसिलिंग की ओर से, काउंसिल बोर्ड, कंट्रोलिंग बोर्ड की ओर से लगभग वो 8 साल के लिए अधिनियम चला। उसके बाद इसमें सुधार करवाई गई, जो कि समय के मुताबिक जिस जिस चीज की लिए जरूरत थी, जिस जिस नए अधिनियम की जरूरत थी, वो अधिनियम बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ने भारतीय कामकाज चलाने हेतु कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नया संशोधन अधिनियम 1781। अब देखिए 1781 1773 के बाद 8 साल के बाद चला, और 8 साल के बाद जितना समय हुआ उस सभी समय में परिवर्तन हुआ। समय साथ साथ चलाने के लिए, प्रशासन को सुस्त और चुस्त बनाने के लिए एवं राजकाज सही मायने में चलाने के लिए तथा गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक के साथ भी न्याय हो, पब्लिक को अलग अलग तरह के रास्ते हो, उसका भी डेवलप हो, विकास हो, इस सभी की चीजों को ख्याल में लेते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ने 1781 संशोधन अधिनियम लागू करवा दिया गया, जिसके तहत केवल और केवल मात्र 5 पॉइंट थे। जो 5 पॉइंट आपको परीक्षा फल में अच्छे प्राप्तांक पाने हेतु जरूरी है। इसके लिए थोड़ा ख्याल से और ध्यान से ख्याल दीजिएगा। मैं इसे इलस्ट्रेट करने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 1781 गवर्नर जनरल एवं काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र से मुक्त करवा दिया गया। सबसे पहला काम इस अधिनियम ने यह करवा दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अंतर्गत रहने वाला गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की 4 सदस्यीय काउंसिल, इन दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल के अधिकार के अंतर्गत होते हुए जो बातें थी वो सभी अलग करवा दी गई। क्योंकि ऐसा कहा जाना अच्छा रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र अलग एवं गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय काउंसिल, इसका कार्य क्षेत्र अलग है। अभी तक जैसा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बॉम्बे प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीनों का कार्यभार गवर्नर जनरल के साथ साथ कुछ हिस्से में सर्वोच्च न्यायालय तक भी आता था। लेकिन इस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय की कार्य क्षेत्रता अलग कर डाली एवं गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, काउंसिल, उसके व्यापक अधिकार अलग दिलवा दिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बदलाव 8 साल के बाद हमें दिखता है, जिससे कानून व्यवस्था अलग हो और गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, इसकी केंद्रीय गवर्नमेंट की पद्धति अलग हो। ये चीजें यहां से स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट है राजस्व संबंधी मामले वसूली सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र के बाहर करवा दी गई।
अभी तक क्या था? अभी तक ये था राजस्व की वसूली, उसके बाद राजस्व के मामले, ये सभी चीजें न्यायालय के अधीन चलते थे या काउंसिल के अधीन चलते थे या दोनों को भी इसके अधिकार थे। लेकिन 1781 के अमेंडमेंट एक्ट ने इस चीज को न्यायालय के अधिकार से अलग कर दिया। कोई मतलब नहीं यहां पे वसूली कितनी आई, राजस्व कितना आया, एवं किस तरह से कराया गया, जनता के ऊपर किस तरह से कर लगाया गया, एवं जनता से किस तरह से आपने राजस्व की वसूली की, कितनी की, इस चीज का लेखा जोखा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो पहले 1773 एक्ट के मुताबिक था वो इसमें से समाप्त करवा दिया गया। और इन सभी चीजों के मामले, राजस्व के मामले, राजस्व की वसूली, उसके लिए लगने वाले कामकाज, उसको लगने वाली चीजें, नियमें, एवं क्षेत्र, ये सभी की स्थितियां केवल और केवल मात्र गवर्नर जनरल एंड देयर काउंसिल इनके तरफ सुपुर्द करवा दी गई, जो केंद्रीय शासन की ओर से एक विशेष बात थी या उसे विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसे ब्रिटिश सांसदीय समिति ने दिया था। ये हो गया दूसरा मुद्दा, राजस्व संबंधी मामले वसूली सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के बाहर करवा दी गई। मैं मानता हूं स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे और शांति से समझिएगा। तीसरा मुद्दा आता है, तीसरा पॉइंट आता है यहां पे, कलकत्ता निवासियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत यहां के रहने वाले जो भी कौम थी, जैसा कि हिंदू था, मुस्लिम था और जो भी था, कलकत्ता जिसे पूर्व इस शहर में कोलकाता कहा जाता था, उस कलकत्ता के रहवासियों के लिए जो भी धर्म के हो, जैसा कि मेजर तौर पर हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म, इन दोनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी भी मामले के लिए जो भी चीजें हो न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? कोलकाता की जिस धर्मीय जनता थी, उस जनता के कोई मामले हो, उनका निर्णय हो, उनको न्याय मिले हो, न्याय के लिए हो, ये सभी चीजें कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन करवा दिए गए। और इसमें से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नर जनरल एंड देयर काउंसिल इनमें से इस मामलों को हटा दिया गया। अन्याय हो, न्याय हो, दंगा हो, फसाद हो, जो भी चीजें हो, जो भी मामले हो, इन सभी के लिए कलकत्ता की जनता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला करवा दिया गया, ताकि वही से उन्हें न्याय मिले और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को इस मामले से पूरी तरह से बाजू में करवा दिया गया। लेकिन इसमें एक बात मानना पड़ेगा, आपको ये बात ध्यान रखिएगा, यद्यपि कलकत्ता शहर में हिंदुइज्म बॉडी है, उनके परंपराएं, उनके कुछ सिद्धांत थे, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय को ख्याल रखकर उन्हें निर्णय देना पड़ता था। जैसा कि ये बात मान लीजिए, किसी हिंदू ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की न्याय पाने के लिए, और न्यायालय के काम करते समय न्यायालय को हिंदू के अंतर्गत जो रचनाएं थी, रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, उसके रीति रिवाजें थे,
उसके मुताबिक ही न्याय देना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम बात और अमेंडमेंट में दी गई है। तथा उसी प्रकार मुस्लिम भाइयों को भी जो कलकत्ता निवासी थे 1781 संशोधन अधिनियम के मुताबिक जिन्हें न्याय निवारण का अधिकार केवल मात्र सर्वोच्च न्यायालय को दिलाया गया था, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को मुस्लिम कम्युनिटी में जिस प्रकार से रूढ़ि प्रथा परंपरा एवं उनके कुछ निजी कानून हो उसको ख्याल में रखकर उनके साथ कोर्ट को काम करना पड़ा, न्याय दिलाना पड़ा, जजमेंट करना पड़ा। ये सबसे बड़ी कामें 1781 संशोधन एक्ट की थी, ये बात ख्याल में रखिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम। पॉइंट नंबर 4, प्रांतीय न्यायालय की अपील। प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां न कि सर्वोच्च न्यायालय को दिलाई गई। अब यहां पे ख्याल देखिएगा, ख्याल दीजिएगा। यद्यपि भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रशासित किया जा रहा था और उस समय बॉम्बे प्रांत, बंगाल प्रांत एवं मद्रास प्रांत, ये 3 प्रांतों में सभी क्षेत्र बंटवारा हुआ था। यद्यपि 1773 के मुताबिक सभी के प्रांतों के रहवासी के लिए या सभी नियम बनाने के लिए केवल मात्र गवर्नर जनरल एंड देयर काउंसिल के लिए अधिकार थे तथा उसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ शेयर इसमें था। लेकिन 1781 संशोधन अधिनियम एवं अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके मुताबिक सभी प्रांतीय मसलों के लिए नियम विधि नियम बनाने हेतु जो कार्य होगा था वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के बाहर करवा दिया गया। किसी भी प्रांतीय न्यायालय के लिए, किसी भी प्रांतीय जनता जनार्दन के लिए या किसी चीज के लिए विनियम विधि नियम बनाने का कामकाज सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से अलग करवा दिया गया और वो अधिकार पूरी तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल को दिलाया गया। यद्यपि बॉम्बे प्रांत के लिए अच्छे के लिए कार्य करना है, नियम बनाना है, विधि बनाना है, तो कार्य गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के द्वारा ही किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए प्रांत के लिए बनाना है तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही बनाया जाएगा। तथा पॉइंट नंबर 5, गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम बनाना जरूरी हो गया। इस कानून से प्रांतीय न्यायालय की ओर से जिस प्रकार से अपील की जाती थी, जो पहले सर्वोच्च न्यायालय में की जाती थी, उसे निकालकर वो अपीलेट का कामकाज भी गवर्नर जनरल एवं देयर काउंसिल को दिलाया गया, न कि सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मात्र 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत केवल मात्र कलकत्ता वासियों के लिए बन चुका था, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। और अलग प्रांत की जो अपीलेट का कार्य था वो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल को दिलाया गया। अंतिम मुद्दा इस एक्ट का देखिए
गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम एवं विनियम बनाना शुरू कर देना पड़ा। ये पॉइंट विशेष तौर पर ख्याल में लीजिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर उस समय के प्रशासन के मुताबिक जितने भी प्रांत थे, उन प्रांत के लिए, उसके विकास के लिए या उसके चलाने हेतु, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन चलाने हेतु नियम, विधिनियम, उपनियम, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, जो भी बातें होती थी, वो बातें सभी प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल तथा उनके काउंसिल को बनाना पड़ना शुरू हुआ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय से निकालकर केवल मात्र गवर्नर जनरल को दिलाए गए एवं तथा उसके 4 सदस्यीय काउंसिल की ओर से करवाया गया पूरा कामकाज। इस सबसे विशेष बड़ी बात 1773 के चार्टर एक्ट, जिसे 8 साल तक लंबी अवधि तक चलाया गया, और ये चलाने के बाद जिस प्रकार से उसमें कुछ खामियां नजर आई, कमजोरियां नजर आई, यह वो चलने हेतु नहीं रहा, तो उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से हमारे यहाँ गवर्नर जनरल को काउंसिल को सौंपा दिया गया एक कामकाज। और ये था आपका 1781 का संशोधन अधिनियम। जहां तक मेरा ओपिनियन है, पीएससी यूपीएससी आपको इस एक्ट पे सवाल उठा सकती है, थोड़ा आप क्लियरेंस करवा लीजिएगा। और मैं जानता हूं ये एक्ट के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी एक तरह से अच्छी तरह से इसको करवा लेना। और इसके बाद में एक छोटा सा एक्ट आता है, वो है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम 81 के बाद प्लस 5 साल के बाद 81 का अधिनियम केवल मात्र 5 साल तक चला, और उसमें कुछ सुधार लाना जरूरी हुआ, जो इस नियम के साथ में, इस एक्ट के साथ में 1786 का एक छोटा सा अधिनियम आया। वो अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से आया। इस अधिनियम के मुताबिक ब्रिटिश व्याप्त हिंदुस्तान के अंतर्गत सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहले 1786 के अधिनियम के मुताबिक लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया, और ये हिंदुस्तान के, जो ब्रिटिश व्याप्त भारत हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, जिसके बारे में विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। उसके बाद जब महाशय लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस पद को संभालने हेतु बुलाया गया था, उस समय उन्होंने केवल मात्र आसानी से पद को नहीं संभाला था, ये बात ध्यान में रखना। आसानी से इस पद को आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने संभाला नहीं था। उन्होंने अपनी 2 बातें बताई थी नियुक्ता कमेटी के सामने, जो 2 बातें जरा ख्याल से गौर से देखिएगा। पहली बात थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने गवर्नर जनरल पद को संभालने हेतु उन्होंने कहा था कि इसके साथ में मुझे कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेना क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी, जिसके ऊपर कोई नहीं होता।
कमांडर इन चीफ, कमांड करने का चीफ का स्थान यदि मुझे दोगे तो मैं इस पद को ग्रहण करूंगा। ये पहली बात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उठाई थी और नियोक्ता समिति को मानना पड़ा, क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी थी कि वो पद लॉर्ड कॉर्नवालिस को देना पड़ा। दूसरी बात देखिए, उसके बाद विशेष मामलों में आपने काउंसिल के निर्णय को मानना या ना मानने का अधिकार बहाल हुआ। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जिस तरह से मैं पद तो प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मुझे कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए, वो भी देना पड़ा। उसके साथ में गवर्नर जनरल के साथ जो 4 सदस्यीय उस समय तक काउंसिल थी, वो काउंसिल का निर्णय विशिष्ट स्थितियों में मानना ही चाहिए या ना मानना चाहिए, इसका भी अधिकार कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल महोदय ने मान लिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि गवर्नर जनरल के ऊपर किसी विशेष मामलों के सलाह मसलत में उसके अधिवासी जो कार्यकारी परिषद थी, काउंसिल थी, उनके डिसीजन, उसके निर्णय मानना है तो इनकी मर्जी थी, या ना मानना है तो इनकी मर्जी थी। इन्हें उनके डिसीजन मानना कॉर्नवालिस को या गवर्नर जनरल को जरूरी नहीं था। तो मैं मानता हूं डियर स्टूडेंट, आज आपने 1773 के बाद दूसरा एक्ट 1781 संशोधन, जिसे अमेंडिंग अधिनियम भी कहा जाता है, अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है, केवल मात्र 5 पॉइंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण आप करवा लीजिएगा, इसके साथ हो सकता है आपके अंकों प्राप्तांक में इसकी सहयोगिता प्राप्त होगी। और साथ साथ में 1786 का थोड़ा सा बनाया हुआ सुधार, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन वो पद संभालते हुए उन्होंने खुद की डिमांड रखी कि मुझे क्या चाहिए, कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। साथ साथ मेरी जो कार्यकारी परिषद होगी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होगी, विशेष स्थितियों में मैं इनके निर्णय मानूं या ना मानूं, वो मेरे खुद की डिसीजन होगी। और इनके ऊपर कमांडर इन चीफ तथा गवर्नर जनरल, इन दोनों पदों की जिम्मेदारी यहाँ पे आई हुई दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं होप करता हूं आपसे कि जो ये लेक्चर आपने सुना, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम में आएगा। कृपया प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑफर नाउ फॉर मी, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, इतना जरूर कीजिए। आई स्पेशली रिक्वेस्ट टू यू डियर स्टूडेंट। और कल के और एक अमेंडमेंट के साथ हम मिलेंगे, तथा आज यहीं तक शुभ रात्रि। थैंक यू।